नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है और बांग्लादेश जो कि अशांति, असंतोष, अस्थिरता से जूझ रहा है, अब अपने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से शोक में भी है, गमगीन है। हालांकि बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की 17 साल के निर्वासन के बाद वतन वापसी हुई, लेकिन आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और बीएनपी की अध्यक्ष रह चुकी खालिदा जिया के निधन से अब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि सबसे पहले हम बता दें अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पोस्ट में 2015 में खालिदा जिया के साथ हुई मुलाकात को याद किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से शोक का संदेश, और इस संदेश के जरिए क्या कुछ और कहने की कोशिश भारत के प्रधानमंत्री ने करी है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं अपने सबसे बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो या फिर पीपल टू पीपल रिलेशंस हो, या फिर आप सुरक्षा के लिहाज से ही क्यों ना देखें। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है बहुत ही तनाव का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ चुके हैं, ये पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर प्रमोद पाहवा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं मेजर जनरल राजन कोचर, हमारे साथ सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं आत्मजीत सिंह भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरुआत में प्रमोद सर आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस शोक संदेश में जो जिक्र उन्होंने 2015 की मुलाकात का किया है, मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ कि जब बात डिप्लोमेटिक रिलेशंस की होती है और इस गमगीन माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शोक संदेश के जरिए क्या कुछ और भी कहने की कोशिश या फिर ये संकेत देने की कोशिश कि भारत बांग्लादेश के साथ स्थिर और स्थायी संबंधों पर यकीन रखता है, भरोसा दिखाता है, बेशक दोनों देशों में रिश्ते अभी तल्ख हैं। जी प्रमोद सर। जी आपने मुझसे पूछा? जी सर। देखिए, एकदम बांग्लादेश के जैसे भी हालात बदले और जो भी उसके पीछे रीजन रहा, मैं तो ये मानता हूं कि हम थर्ड वर्ल्ड के लोग कहीं ना कहीं किसी दूसरी पावर्स की एक पपेट नहीं तो पपेट जैसे तो होते ही हैं जी। और हमारी जनता या हमारी पब्लिक कब किधर मोड़ दी जाए खुद नहीं मुड़ती। काम करने वाले भी, हंगामा करने वाले भी नहीं जानते कि उनसे कौन क्या करा रहा है और वो किसके लिए कर रहे हैं। जी। तो ऐसी कंडीशन में जब शेख हसीना को वहां से छोड़ के आना पड़ा और पूरा अराजकता फैल गई, पूरा बांग्लादेश का उलट पुलट हो गया सारा निजाम, तो ऐसे में एक उम्मीद थी कि कुछ नया बनेगा, कुछ सुकून आएगा। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने अभी इलेक्शन का डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अंदर खाने कुछ ऐसे चहम गोइयां हो रही थी कि शायद ये उसको सितंबर तक या जुलाई तक लिंगर ऑन कर लें, क्योंकि जमात इस्लामी बेशक इसकी स्ट्रीट पावर है, वो आगे बढ़ती है, पर उसके पास इतना पब्लिक सपोर्ट होने के बावजूद भी वो कभी इलेक्शन नहीं जीत पाई जी। और जो दूसरी स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई है, उसके दो मेन लीडर्स को, एक को मार दिया गया, आदि को, दूसरे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। तो वो भी ऐसा नहीं चाहते थे कि वो उनको कोई पॉलिटिकल पावर मिल जाए, क्योंकि ऐसा एक बार हमारे यहाँ आसाम में हुआ था जब अल्फा ने यहाँ पर प्रदर्शन किए थे और एक बहुत बड़ा विद्रोह जैसा खड़ा कर दिया था, तो बाद में उन्हीं की सरकार बना दी गई, लेकिन वो चला नहीं पाए। सरकार चलाना एक अलग बात होती है और आंदोलन करने और आंदोलन बनाने एक बहुत बड़ी दूसरी बात होती है जी। तो इस कंडीशन में अगर खालिदा जिया की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, या जो भी कहें आप जी, तो वो भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। उसका रीजन ये है कि इनका बेटा अभी वापस आया है और शायद इनको इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं थी, जो उम्मीद है कि अब वो सपोर्ट इनको मिलने लग जाए जी। और वो सपोर्ट से ये इलेक्शन जीत जाए, अगर इलेक्शन होते हैं तो। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि खालिदा जिया कभी भारत के फेवर में नहीं रही हैं, भारत की विरोधी रही हैं और
मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के भी विरोधी रही हैं। दूसरा, जो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो वहां चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में संबंध बढ़ रहे हैं या उनके सैनिक संबंध आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जी वो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। उसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, जी लेकिन बार बार उनका ये कहना, हमारी चिकन नेक पर निगाह रखना है, उसका जिक्र करना, वो भी कोई अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल। रखते हैं खालिदा जिया के बेटे आए, प्रधानमंत्री बने और वो अपनी डोमेस्टिक कमिटमेंट को छोड़कर भारत के साथ जो संबंध थे, भारत ने जो बनाया था, वो उसी को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर उन्होंने अपने डोमेस्टिक फेवर करना शुरू कर दिया या अपनी जनता के पॉपुलरिटी के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि एंटी इंडिया स्लोगन चलाएं या एंटी इंडिया कोई काम करें और प्रो पाकिस्तान काम करें, तो जी भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेजर जनरल से सवाल ले लेती हूँ। खालिदा जिया की जो उनकी मौत और उनके निधन के बाद से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। मेजर जनरल, सवाल आपसे, लेकिन तारिक रहमान की वापसी को भारत कितनी उम्मीदों से देख पा रहा है? कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं और जो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? अनम्यूट योरसेल्फ मेजर जनरल जी। देखिए नेहा जी, मैं इसको एक पर्सपेक्टिव में लेके आना चाहता हूँ, बिकॉज वी आर ड्राइंग टू मेनी कंक्लूजन्स आउट ऑफ नथिंग, आई वुड से दैट। और इसका रीज़न ये है कि जब ऐसी कोई डेथ होती है तो इट इज़ कस्टमरी फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री ठीक है। टू गिव कंडोलेंस मैसेज। जब वो इस टाइप का मैसेज अपना देते हैं, याद करते हैं 2015। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जब लास्ट टाइम बीएनपी पावर में आई थी तो भारत के साथ इतना कोई खास संबंध नहीं था। और ट्रेडिशनली बीएनपी की जो सोच है वो प्रो इंडिया सोच कभी नहीं रही। वो एक हेजिंग पॉलिसी, जिसको हम जियोपॉलिटिक्स में हम बोलते हैं हेजिंग पॉलिसी, जी अपनी हेजिंग पॉलिसी में एक्चुअली बिलीव करते हैं कि चाइना को भी रखो, भारत को भी रखो, पाकिस्तान को भी रखो, और एक दूसरे के साथ उनको जो फील होना चाहिए कि हम एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जी जी दूसरा है कि भारत को जो भारत की सोच है या भारत की जो अप्रोच है वो एक स्टेट सेंट्रिक होनी चाहिए, पर्सनालिटी सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। जी जी और बांग्लादेश में यहीं पे हम बार बार चोट खाते हैं कि हमने एक इम्प्रेशन दिया हुआ है बांग्लादेश के लोगों को दैट वी आर ओनली सपोर्टिंग अवामी लीग, जी और अवामी लीग को ही चाहते हैं आना। और मैंने काफ़ी एनालिस्ट को भी देखा है, वो it is important to see Bangladesh from the prism of a Bangladeshi, जी how he views India rather than how in India views a Bangladeshi. जी तो जहाँ पे गलती हमारी ये हो रही है, फॉरेन पॉलिसी की बहुत एक सोच की बात है। दूसरा, ये जो इलेक्शंस हैं, जी अब इस इलेक्शन में पहले तो भारत ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वी वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन बांग्लादेश। राइट। अब वो स्टेटमेंट भी इंटरप्रेट की जा रही है डिफरेंटली इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश एक इम्प्रेशन और एक काउंटर भारत को दे रहे हैं जी कि आपके इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं, और जो आप हमारे ऊपर बोल रहे हैं, बिकॉज अभी एक रीसेंट एग्जांपल बिहार का भी सामने आ रहा है। जी 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 SIR का इस जिक्र हुआ और राहुल गांधी ने बहुत सारी उसको चीज़ें बोली। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो बीइंग डिबेटेड इन बांग्लादेश। राइट राइट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन का है बीएनपी के बारे में, जी
बीएनपी अभी खालिदा जिया के डेथ के बाद तारिक रहमान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सनैलिटी। आप उसकी पर्सनैलिटी देखिए और आपके उसके स्पीचेस देखिए, आप उसको अगर फॉलो कर रहे हैं इस टाइप की वो स्पीचेस देता है। ही इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सनैलिटी। वो इतना बैलेंस नहीं है खालिदा जिया की तरह। तो भारत के लिए ये एक बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ नहीं है। ओके, और व्हेन ही सेज कि आई डू हैव अ प्लान फॉर बांग्लादेश, वो भारत के लिए गुड न्यूज़ नहीं है। नहीं, वो गुड न्यूज़ नहीं है बिकॉज ही इज इन्फ्लुएंस्ड। अब देखिए 18 साल इसको बाहर रहा है। जी he has been influenced by your America to a great extent। जी और जब वो इस लड़ाई में, इस पॉलिटिकल लड़ाई में उतर ही गया है अभी, जी जी तो अभी वो सीधा रोड पे चला गया बिकॉज उसके पास अभी टाइम नहीं है। 1 महीने का टाइम है खाली। ही हैज कम टू लेट नाउ। बिकॉज अगर आप इस बांग्लादेशी न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, बीएनपी के अंदर भी बहुत सारे फ्रैक्शंस है। फैक्शंस जी हैं। राइट। तो पहले तो इसने अपनी पार्टी को इंटरनल स्टेबिलिटी देनी है, अभी एक्सटर्नल की तो बाद की बात होगी। देखिए आपको वोट्स कैसे मिलते हैं जब आप अपने ग्रास रूट वर्कर्स के साथ अपने जुड़े होते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जी एक ब्रेक लूंगी। जी एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। जी समय इशारा कर रहा है छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ आत्मजीत जी भी जुड़े हैं, सोशल पॉलिटिकल एनालिस्ट। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि मेजर जनरल और डॉक्टर प्रमोद पावा ने जो बातें कही हैं वो बांग्लादेश को किस तरीके से देख रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और लेकर चलेंगे दर्शकों को आत्मजीत जी के पास। आत्मजीत सर, खालिदा जिया, उनका निधन हो गया है, बांग्लादेश गमगीन है और ऐसे में भारत की भूमिका और भारत की जो चिंताएं हैं वो भी क्या आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं? मेजर जनरल का कहना है तारिक रहमान बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोच वाले जो है लीडर हैं और डॉक्टर प्रमोद पावा की भी जो चिंताएं हैं वो कुछ भारत के लिए अच्छी खबर या फिर संकेत नहीं देते। आत्मजीत सर, आप कैसे देखते हैं? क्या भारत को इस वक्त चुपचाप एक एक्सपेक्टेटर की तरह से देखना चाहिए बांग्लादेश को या फिर कोशिशें करते देखा जाना चाहिए? जैसा मेजर जनरल ने कहा कि पीएम के संदेश को ज़्यादा इसके मायने निकालना अभी जल्दबाजी होगी। जी देखिए, सभी दर्शकों को और को पैनलिस्ट को नमस्कार। आपने जो बात की उससे मुझे ये याद आता है कि जनरेशन जी का अभी एक आंदोलन हुआ था बांग्लादेश में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में जनरेशनल गैप भी है और इस वजह से भी हम लोगों की सोचने और समझने का तरीका अलग अलग है। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। पहला तो मैं ये देखता हूँ कि नेशनल इलेक्शन का, वहाँ पे जो इलेक्शन होने हैं फरवरी में, उसका इलेक्शन से पहले देखा जाता है कौन सी पार्टियां मैदान में हैं, क्या वहाँ के लोगों की मिसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं और किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितने वोट लेने की, कितनी सीटें निकालने की। इलेक्शन इज अ गेम ऑफ नंबर्स। जी और आप पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे शेख हसीना की हो, खालिदा जिया की हो या जमात इस्लामी हो, नरेशन बिल्ड होता है। आज की डेट में तारिक अनवर 17 साल बाद लंदन से वापस आए हैं, एक फ्रेश फेस है। शेख हसीना को इसी जनरेशन जी ने भगा दिया, जिसको भारत ने अपने घर में बिठा लिया। एक तरीके से ये सरकार जो घुसपैठियों की बात करती है, सबसे ज्यादा घुसपैठिए तो शेख हसीना के साथ आए, जो आज की डेट में लंबे लंबे तिलक लगा के और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तलवारें लग निकाल के कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। अब बात ये आ जाती है कि बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स क्या है। बांग्लादेश की प्रॉब्लम यह है कि अवामी लीग को बैन कर दिया गया है इलेक्शन प्रोसेस से, तो वो तो है ही नहीं इसमें। जी नेशनल सिटीजन्स पार्टी एक पार्टी बनाई गई है जो जमात इस्लामी के साथ बीएनपी के अगेंस्ट खड़ी है। बीएनपी और नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जमात इस्लामी पहले कोalition में इलेक्शन लड़े। जी जी तो जाहिर तौर पर ऑपोजिशन को कुछ स्पेस देकर बीएनपी कोशिश ये करेगी कि इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करे। जी दूसरी चीज आपने बताया, खालिदा जिया, मरहूम खालिदा जिया 80 साल की थी, कैंसर से पीड़ित थी, उनकी डेथ हो गई। तो यहां पर किसी नेता की या किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है तो उसको क्या सिंपैथी वोट नहीं मिलता है? एक तो तारिक रहमान पर वैसे ही लोगों का
आश्रय है, ऊपर से खालिदा जिया के इंतकाल के बाद जाहिर तौर पर उनको सिंपैथी वोट भी मिलेगा। जी। तो ये तो तय है कि तारिक रहमान अगले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स ने उनका राज्याभिषेक भी कर दिया है। आप कितनी भी रिपोर्ट्स निकाल लीजिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, इसमें बड़ा क्लियर है तारिक रहमान अगले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। जी। पब्लिक परसेप्शन बहुत क्लियर है कि शेख हसीना पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, इसके तहत उनको फांसी दी गई है। उन्होंने अपने छात्र लीग के थ्रू स्टूडेंट्स अपराइजिंग पे उन्होंने दमन किया, उनको गोलियां मारी, कई लोग फौत हो गए। अभी जो लेटेस्ट एक हत्या हुई है उसको भी कहा जा रहा है कि छात्र लीग के लोगों ने करके और थ्रू मिजोरम वो भारत भाग गए। कई बातें इस तरह की भी कही जा रही हैं। जी बिल्कुल। और 2 दिन पहले आप ही का गोदी मीडिया, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कह लीजिए, नोएडा गैंग कह लीजिए, वो एक खबर चला रहा था तारिक रहमान की हत्या क्वेश्चन मार्क, बांग्लादेश में लगी आग, और तुरंत उस वीडियो को 3 घंटे के बाद प्राइवेट कर दिया जाता है। तो क्या यहां की जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तर्ज पर यह खबरें फैलाई जा रही? एक लड़के की हत्या होती है, वो धर्म से हिंदू है, तो क्या हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं बांग्लादेश में? ये नरेशन किसको सूट करती है? ये नरेशन सूट करती है हमारी सत्ता को, हमारी गवर्नमेंट को, माननीय नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनको वेस्ट बंगाल और असम में इलेक्शन लड़ना है, घुसपैठिया बताना है, हिंदू मुसलमान करना है। अभी बहुत दिनों से देख रहे हैं गाजियाबाद में, बरेली में इस तरीके की हिंसा की वारदातें हो रही हैं। मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उनको 2 नंबर का नागरिक बताया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि असम में और वेस्ट बंगाल में चुनाव। अब इसको अगर हम वेस्ट बंगाल की नजर से देखें तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, उसको तो इलेक्शन करा के हैंड ओवर देना है जी। तारिक रहमान आए ही इसीलिए हैं कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लड़ेंगे। वो एक लिबरलाइजेशन मॉडल लेके आए। लिबरलाइजेशन क्या है, उसके इकोनॉमिक्स भी आप समझ लीजिए। उस लिबरलाइजेशन मॉडल में उनका एक विजन 2030 है, ऑफिशियल बीएनपी वेबसाइट पे है। जब आपने फोन किया था सुबह तो मैं चेक कर रहा था कि विजन डॉक्यूमेंट क्या है इनका विजन डॉक्यूमेंट है विजन 2030 31 पॉइंट स्टेट रिफॉर्म एजेंडा, और इसको मई जून के महीने 2025 में अनाउंस कर चुके हैं। उनके सीनियर्स हैं अमीर खुसरू महमूद चौधरी और मिर्जा फरकुल इस्लाम आलमगीर। उन्होंने की पॉलिसी पिलर्स दिए हैं डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट के लिए। आपको पता है कि जब से ये वायलेंस हुई है उनका गारमेंट एक्सपोर्ट बंद पड़ा है, राइट, उनकी एक्सपोर्ट इनकम बंद पड़ी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम सप्लाई हब और सुपर सोर्सिंग हब्स बनाएंगे ताकि हमारे ई कॉमर्स जो है वो उठ सके, हम डायरेक्ट रिटेल कर सकें। उसमें कौन लोग आएंगे? अमेजॉन आएगा, अलीबाबा आएगा, वॉलमार्ट आएगा। तो एक तरीके से ये फाइनेंशियल टाइम्स इंटरव्यू उन्होंने दिया था अक्टूबर 2025 में। उसके बाद उनका सेकेंड जो टारगेट है वो है जॉब क्रिएशन का। उन्होंने कहा कि हम 10 मिलियन जॉब जनरेट करेंगे, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 2034 तक। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी यही कहते हैं 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा, इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। तो वो तारिक रहमान भी एक प्लान लेकर आए, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2034, प्रायोरिटाइजिंग एम्प्लॉयमेंट, जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, रीओपनिंग क्लोज्ड फैक्ट्रीज, जिसमें 1.4 मिलियन जॉब्स जो हैं लूज हो गए थे वो भी पूरे करेंगे, और 10 मिलियन जॉब्स एडिशनल देंगे। और विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो 43% विमेन वर्सेस 80% मेन है, उसको वो एड्रेस करेंगे। ये उन्होंने अपने वेरियस इकोनॉमिक समिट्स में ये बात की। कि उन्होंने बात की इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस क्लाइमेट की। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज जिसमें रेमिटेंस, मनी ट्रांसफर अब्रॉड को लिबरलाइज किया जाएगा, डीरेगुलेशन किया जाएगा, टैक्स हॉलिडेज दी जाएगी, इंसेंटिव्स फॉर एफडीआई दिया जाएगा। तो ये सब क्या इशारा करते हैं? ये इशारा करते हैं कि उनका एक्शन प्लान बड़ा क्लियर है। वो हेल्थ एजुकेशन को फंड करने के लिए वो कहते हैं हम 5% जीडीपी का हेल्थ में लगाएंगे, 10% एजुकेशन में लगाएंगे। भारत का देख लीजिए 2% बजट भी हेल्थ पे नहीं लगता है, एजुकेशन की तो आप छोड़ ही दीजिए। तो एक प्लान लेके आ रहे हैं वो, और वो प्लान उनका ऑलरेडी ड्रॉन है, और उसको इम्प्लीमेंट करना उनकी एक मजबूरी भी है, क्योंकि उनको बेहतर करके दिखाना है। पर जो इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो चुके हैं बांग्लादेश में, ये जो उनका प्लान है इसको एग्जीक्यूट करने में इनको कई वर्ष लग सकते हैं, और इसमें फिर उनको साथ अपने इमीडिएट जो नेबरहुड है भारत का ज़रूर चाहिए। बेशक चीन का प्रभाव बढ़ेगा या फिर कम होगा, जो भी नई सरकार आएगी, जैसी परिस्थितियां होंगी, लेकिन भारत के रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता बांग्लादेश में, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए। देखिए इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट की होती जी,
इंस्टीट्यूशंस को वीक कैसे करना है और स्ट्रांग कैसे करना है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट का काम होता है। हमारी इंस्टीट्यूशंस कितनी स्ट्रांग थी, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना स्ट्रांग था, हमारी कोर्ट्स कितनी स्ट्रांग थी, हमारी अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई, कैग कितना स्ट्रांग था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक मोदी सरकार आती है, वो सारी इंस्टीट्यूशंस को वीकनिंग कर दिया जाता है। तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है इंस्टीट्यूशंस का। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आज की डेट में जमाना किस चीज का, आईटी का है, डिजिटल का है, एआई का है जी। एआई, डिजिटल, आईटी को आप डी रेगुलेट कर देंगे, डी लिबरलाइज मतलब लिबरलाइज कर देंगे, डी रेगुलेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाएंगी, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन आएगी। जी। तो देखिए जमाना बदल रहा है। आज मोदी जी जितना मर्जी इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल कर लें, जितने मर्जी लोगों को जेल में डाल दें, पर लोगों को पता है सच्चाई क्या है, तो सच्चाई तो छिपती नहीं ना। जी। तो मेरे हिसाब से तारिक रहमान एक नई एनर्जी लेकर बांग्लादेश में आ रहे हैं। बांग्लादेश में कोई हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, ये फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है जो यहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्रिएट कर रही है अपनी डोमेस्टिक एडवांटेज लेने के लिए। देखिए, पर कहीं ना कहीं भारत के जो समर्थक है, भारत की पॉलिसी के जो सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि ये बार्गेनिंग टेबल पर बांग्लादेश को अपनी शर्तें मनवाने के लिए एक जो है स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी है। पर ये कैसी स्ट्रैटेजी है इसको समझूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, तो एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद लौटते हैं फौरन स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और चलेंगे मेजर जनरल के पास। सबसे पहले कानून व्यवस्था की बात करनी बहुत ज़रूरी है जब भारत की भी बात होती है या फिर बांग्लादेश की भी बात होती है। जैसा आत्मजीत सर ने कहा कि बांग्लादेश में कोई हिंदू मुस्लिम के राइट्स नहीं चल रहे हैं, जैसा कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है भारत के बीच। और भारत जितनी सीमा रेखा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों देश मिलकर डिफेंस को लेकर कहीं ना कहीं एक सहमति बनाएं, ताकि जो एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं कि एक देश का दुश्मन है जो दूसरे देश में भाग जाता है, दूसरे देश का दुश्मन है वो दूसरे देश में भाग जाता है। उस्मान हादी की हत्या के बाद जिस तरीके से आरोप लगाए, जिसकी बात आत्मजीत सर ने भी कही और पाहवा सर ने भी कही, ये कितना ज़रूरी है। जो भी देश में सरकार आए, चाहे बीएनपी की आए, जमात इस्लामी की आए, युवाओं की पार्टी की आए, मेजर जनरल कैसे देखते हैं आप? क्या वो अगली सरकार, जैसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है यूरोपियन मीडिया की तरफ से या फिर यूएस मीडिया की तरफ से कि तारिक रहमान इन सब बातों को देख नहीं रहे होंगे? जी नेहा जी, आपको समझना पड़ेगा कि एक ट्रस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जब दो कंट्रीज अपने रिलेशन को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ट्रस्ट इज़ वन इम्पोर्टेंट फैक्टर। दूसरा है कि हर एक देश चाहेगा कि वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने अलायंसेस करे जी। और एक कंट्री के साथ बंधा ना रहे। राइट। अभी जैसे कि अगर आपने अभी देखा कि बांग्लादेश का जो ट्रेड इम्बैलेंस है, आपका जो 11.08 बिलियन डॉलर्स का बांग्लादेश का इंपोर्ट है भारत से, और खाली 1.85 बिलियन डॉलर्स भारत को एक्सपोर्ट होता है। तो ऑलरेडी आपने इसको देख लिया कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड इम्बैलेंस है बांग्लादेश में। इसीलिए तो आपके तारिक रहमान हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो इस चीज़ को आगे इसको लेके चाहते हैं कि हमको एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। भारत को अब सोचना चाहिए कि अगर बांग्लादेश ऐसी पॉलिसी बनाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि बांग्लादेश आईएसआई की डायरेक्शन में काम कर रहा है या चाइना की डायरेक्शन में काम कर रहा है या अमेरिका की डायरेक्शन में काम कर रहा है, बिकॉज वी हैव नो राइट टू कमेंट ऑन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ अ नेशन। और हमारी गलतियां इसको यहीं से शुरू होती जी जी, बिकॉज हम चीज़ों को एक डिफरेंट नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। अब तारिक अगर अभी आत्मजीत ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या वो एजेंडा लेके आ रहा है, बिकॉज आज बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स क्या है। लोग देखिए, आपके जो जेनजी अगर
स्ट्रीट्स पे आ जाती हैं, तो इसका मतलब है दे आर सीरियस डेवलपमेंट इश्यूज एंड इकोनॉमिक इश्यूज विद इन द स्टेट। जी जब आप रिजर्वेशंस को इसको लेके आते हैं, जी 1971 का आपका जो वॉर के इतने रिजर्वेशन, तो लोगों को आता है गुस्सा। जी जी तो उनको लगता है कि भाई हमने क्या गलती करी, और जो हमको जॉब्स नहीं मिलते इनको जॉब्स मिलते। और फिर वो दूसरी एक चीज आपने इसको नेपाल में भी देखा ये चीज होते हुए, और आपने ये उसको देखा कि चीफ मिनिस्टर का बेटा वो जो अपनी इतनी जो महंगी महंगी गाड़ियों में एक्चुअली घूम रहा है और 5 स्टार की उसकी पिक्चर्स आ रहे हैं, तो जी लोगों को लगता है देयर इज अ डिस्कनेक्ट नाउ बिटवीन द पॉलिटिकल गवर्नेंस एंड द पीपल ऑफ दैट कंट्री। और जी बांग्लादेश में अगर शेख हसीना को निकाला गया, इसको जो इस वजह से निकाला गया बिकॉज वो टोटली आपका इलेक्शंस आपके रिग हुए, लास्ट इलेक्शन में रिग्ड, एंड बीएनपी ने उस इलेक्शन में पार्ट ही नहीं लिया, जी दे बायकॉटेड द इलेक्शंस। तो और जब ज्यादातर जो विपक्षी दल के लीडर्स थे वो जेल में बंद थे। वो जेल में थे, जी तो जब आप एक हद पार कर देते हैं ना, जैसे मैं इसको बोलता हूँ, जो ऐसी चीजें तो हर एक जगह होती है, जी पर जी अगर आप एक हद पार कर देते हैं तो लोग आएंगे आपके सड़क पर। और इसीलिए जब आपकी इंडस्ट्रीज भी इफेक्ट होंगी, जब आपके पास अब अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगा, और खास तौर पे अगर मैं एक सिक्योरिटी का आपका क्वेश्चन था, मैं उसको कवर करना चाहता हूँ। सिक्योरिटी, अगर बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी होती है तो भारत की सिक्योरिटी इम्पैक्ट होती है, बिकॉज बांग्लादेश का जो बॉर्डर है अगर आप उसको देखें, 4096 किलोमीटर्स का बॉर्डर है, हमारे 5 स्टेट्स के साथ लगता है वो जी बॉर्डर। जी जी ज्यादातर बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है, और बहुत इसको आसान है इन्फिल्ट्रेशन करना। जी और अब भारत का देखिए, जब शेख हसीना थे उस टाइम भी भारत के रिलेशंस कोई इतने ग्रेट नहीं थे बांग्लादेश से। आपको मैं अभी इसको लोग ये एक्चुअली भूल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमने वो तीस्ता शेख प्रोजेक्ट हसीना, लेकर पहले चीन के पास गई थी और जिस हाँ, तरीके से चीन से उनकी वापसी हाँ हुई थी। जी हाँ, कोई ऐसे ग्रेट नहीं थे। और जी खास तौर पे जो शेख हसीना ने भारत को हेल्प किया, वो है काउंटर टेररिज्म के रोल में। जी जो भारत की जो रिक्वेस्ट थी कि इनके जो टेररिस्ट कैंप थे चिटागोंग हिल ट्रैक में, अल्फा, परेश बरुआ का अरेस्ट हुआ, ये सारी चीजें हुई, ये शेख हसीना के टाइम हुआ। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था भारत के लिए। बाकी रिलेशंस में कोई इतना ज्यादा नहीं था। वाटर शेयरिंग के ऊपर भी काफी डिसएग्रीमेंट था। आपका तीस्ता वाटर एग्रीमेंट आपका कभी नहीं हो पाया, जी बिकॉज वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी वो उसके फेवर में नहीं थी। और वो चीन को ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो हैंड ओवर कर रही थी, जिस पर चीन भारत के नहीं, मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई एक्चुअली करना चाहता हूँ, चीन को क्यों हैंड ओवर किया जाता है, क्योंकि चीन का कोई भी प्रोजेक्ट 3 साल से ज्यादा लगाता नहीं है उसको कंप्लीट करने में। जी और जी जो उसकी क्वालिटी आपको देता है उस प्रोजेक्ट की, वो होती है एक्सीलेंट। राइट अब भारत के जितने भी प्रोजेक्ट है वो लैंग्वेज होते हैं, 6 साल 7 साल 8 साल। इसको नेपाल में भी ये सिचुएशन है, जी कहीं पर भी भारत के मालदीव में भी ये सिचुएशन है। चाइना क्यों डोमिनेट करता है इन कंट्रीज को, बिकॉज चाइना वर्क्स इन अ वेरी डिलीवर्स, चाइना डिलीवर्स व्हाइल इंडिया। वी मस्ट अंडरस्टैंड हम हर एक चीज में हिंदू मुस्लिम लाते हैं, चाइना को हम उसको ब्लेम करने लग जाते हैं, पाकिस्तान को हर एक चीज में इसको लेके आते हैं, बिकॉज इट सूट्स अस। और हमारी जो पॉपुलेशन है उसको इसको समझाने के लिए बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कि कोई इंसिडेंट होता है तो उसको पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दे। इसको मुझे एक लास्ट पॉइंट मैं आपको देता हूं। जी जब पहलगाम हुआ, have we questioned the lieutenant governor why he allowed it to happen? Have we actually questioned the security forces why
पर जो सवाल को पूछते हैं उन सवालों को जो तरजीह नहीं दी जाती या फिर उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। हमने तो हमेशा अपने कार्यक्रम के जरिए पूछा कि आखिर सुरक्षा में ये बड़ी चूक और इंटेलिजेंस की चूक क्यों हो गई। एक ब्रेक ले जी। आज तक आपने इसको किसी को इसको डिसमिस नहीं किया या उसका कोर्ट मार्शल नहीं किया या उसको अपने पद से नहीं निकाला। जी जी। हु वाज टू ब्लेम फॉर पहलगाम। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि ये जो मुद्दे हैं आपके चैनल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल मैं एक दर्जन चैनल पे जाता हूँ, वो नोबडी वांट्स टू टॉक लाइक दिस देयर बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि भाई हम इंडिया इज डूइंग वंडरफुल जॉब और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी डिफेंस पॉलिसी है, वो बहुत ही शानदार जो है आगे बढ़ाई जा रही है। एक ब्रेक लेती हूँ। डॉक्टर प्रमोद पाहवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट से या फिर डिप्लोमेसी का जो प्रदर्शन अभी हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश दोनों ही तरफ से किया गया, उसे लेकर क्या अपनी राय रखते हैं कि इसमें सुधार देखने को मिलेगा या नहीं 2026 में। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। चलेंगे डॉक्टर प्रमोद पाहवा के पास। प्रमोद सर, जिस तरीके से हाल के दिनों में दोनों ही विदेश मंत्रालयों की तरफ से एक दूसरे के बयानों को खारिज किया गया, एक दूसरे के हाई कमिश्नर जो हैं, राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनको तलब किया गया, अब क्या आम चुनाव तक इंतज़ार करना चाहिए भारत के डिप्लोमेट्स को या फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स को, या फिर इस बीच किसी तरह का एक पॉजिटिव संकेत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में एक किस्म का गुस्सा दिखाया जा रहा है और इसे पॉलिटिकल माइलेज भी या फिर पैट्रोनेज भी, संरक्षण मिलता भी दिखता है। और मैं जिक्र करना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत ही जहरीला बयान देते हैं, गजा जैसा हाल करने की बात करते हैं। क्या ये बिना किसी शीर्ष नेतृत्व के संरक्षण के संभव है? अगर इस लाइन पर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं तो ये कितना घातक है भारत और बांग्लादेश के संबंध ही नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए। जी नहीं, आप इसको घातक कहती हैं, मैं इसको कहता हूँ सुसाइडल अटैक है अपने ऊपर। ये खुद कुछ जैकेट पहनकर घूमने वाले लोग हैं जो इस तरीके के बयान देते हैं। अगर हमें ये लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम करके अपने 4 वोट इकट्ठे कर लेंगे या अपने 4 रिक्शे वालों को या अंधभक्तों को जिंदाबाद करा लेंगे, तो उसका कितना बड़ा बैड इफेक्ट होगा, उस चीज का एहसास ही सरकार को होना चाहिए। आप देखिए कि एक जमाना था कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला हुआ था जी। हर दाढ़ी टोपी वाला, जालीदार टोपी वाला आदमी ये लगता था और सभी लोग ये कहते थे कि हर मुसलमान तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। आज उसी दुनिया में, उसी वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदुत्व फोबिया का नाम आने लगा। लोग कहने लग गए कि हिंदू जो हैं वो बाई बर्थ गंदे होते हैं, रहने से गंदे होते हैं। आप अमेरिका में देखें, कनाडा में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, न्यूजीलैंड में देखें, तो हम लोगों की इतनी गंदी छवि इसीलिए हो गई है। अगर हम बार बार बांग्लादेश के आंतरिक मामलों को हिंदू मुस्लिम की निगाह से या हिंदू मुस्लिम के स्लोगन के साथ चलाते रहेंगे तो भारत के संबंध कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, और कम से कम किसी भी पड़ोसी से अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे चारों तरफ मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, और ये कहने के लिए ना के बराबर हिंदू है। मेरी जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये चिंता है कि जितनी भी महाशक्तियां हैं, मैं सिर्फ 2 ही बातें कहूंगा जी। एक तो ये महाशक्तियां हैं वो कभी डायरेक्ट नहीं लड़ती, वो अपने लिए एक प्रॉक्सी जोन खड़ा करती हैं, ग्रे एरिया जी जी। और अगर दक्षिण एशिया को वो लोग ग्रे एरिया बना देते हैं और वहां पता लगता है कि चाइना और अमेरिका के दोनों के इंटरेस्ट बांग्लादेश में क्लैश कर रहे हैं, तो वो भारत के लिए बहुत तकलीफ देह हो जाएगा। पता लगेगा कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसके अलावा मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका से अभी किसी सिख एक्टिविस्ट का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ऑफर किया था ट्रम्प लैंड का, क्योंकि ईसाइयों के ऊपर हमारे यहाँ चर्च में और ये भी क्रिसमस पर बहुत हंगामा हुआ। मैं तो गुंडागर्दी हुई, या कहिए तो सही शब्दों में बोला जाए तो आतंकवाद हुआ जी। तो इस आतंकवाद के विरुद्ध जो चर्च के ऊपर हुआ, ईसाइयों के ऊपर हुआ, यूरोप और अमेरिका में एक ऐसी भी डिमांड आने लगी कि ईसाइयों को अलग से सुकून से रहने की कोई जगह दे दी जाए। देहरादून में जैसे चकमा की हत्या हुई है, तो वहां से भी एक स्टूडेंट ने कहा था कि अगर भारत हमें सम्मान नहीं दे सकता, हमारी इज्जत से और सुरक्षा से हमें नहीं रख सकता, तो बेहतर है हमें अलग देश दे दे, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। और अगर ट्रम्प लैंड की और
अलग देश की, नॉर्थ ईस्ट की इस तरीके की बातें उठती चली जाती हैं और हमारी सरकार उसको ध्यान नहीं देती। सिर्फ बंगाल और असम का चुनाव के मद्देनजर ही वो अपने कदम उठाती रहती है जी। या अपनी बकलोली करती रहती है, इस तरीके की हरकतें करती है। तो वो देश के लिए बहुत चिंता का और बहुत खतरनाक संकेत होगा और हमारे जो भाई बहन बाहर रहते हैं उनके लिए उससे भी ज्यादा चिंता का तो क्या विषय क्या हो ये जाएगा। माना जाए कि भारत में वर्तमान में जो सरकार है वो सत्ता के उन्माद में इन तमाम घटनाक्रमों को जो है बहुत कम जो है गंभीर आंक कर चल रही है? प्रमोद सर, क्या आप मानेंगे? आत्मजीत सर, मुझे लगता है कि मैं एक सवाल ले लेती हूँ क्योंकि मैं इसमें सिर्फ एक सेंटेंस कहूंगा जी। कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश नहीं करते और तीसरा ये साइको हैं। तो जब तक ये अपनी उस सेल्फ कॉम्प्लेक्सेस से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक तो अंधेरा ही नजर आता है। जी बिल्कुल। जो बीजेपी का आईटी सेल जिस तरीके से हेटेड अगेंस्ट बांग्लादेश इसको बढ़ावा दे रहा है, असली जो है खबर क्या है इसकी सत्यता को बिना जांचे परखे जो है जिस तरीके से इसे प्रसारित करने की कोशिश। आत्मजीत सर, अगर हम बांग्लादेश भी तोहफे में दे देना चाहते हैं या फिर बांग्लादेश की जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है इसको इस तरीके से इग्नोर करते हैं, तो फिर भारत की फॉरेन पॉलिसी साउथ एशिया में वो ग्लोबल साउथ का वॉइस बनने की बात करता है, अपने पड़ोस का वॉइस भी नहीं बन पा रहे हम। देखिए, अभी ये कॉन्वर्सेशन हम लोग, जो सवाल आपका है, ये बांग्लादेश से रिलेटेड नहीं है, ये भारत की विदेश नीति से रिलेटेड। तो मैं उसमें जवाब उसका थोड़ा सा बांग्लादेश से अलग होना चाहिए कि बीआरआई के तहत हमने बीआरआई के साथ पैक नहीं किया। उसका खामियाजा क्या हुआ? उसका खामियाजा ये हुआ कि आज की डेट में हमारा चाबार भी गया, गवादर भी गया और ना हम इधर है ना हम उधर है। रशिया के व्लादिमीर पुतिन भारत में आए थे, उन्होंने कहा कि भैया मैंने अंटार्कटिका से रास्ता खोल दिया है, मैंने आइस कटर मशीन्स लगा दी हैं, तुम लोगों को जो सामान चाहिए, जो इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, मैं तुम्हें खुली ट्रेड पॉलिसी देता हूँ। तुम्हारा $45 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है अमेरिका से, मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं, तुम मेरे को जो इंपोर्ट दे सकते हो दे दो, जो चीजें बना के दे सकते हो दे दो। पर मजबूरी हमारे प्राइम मिनिस्टर की है, क्योंकि अदानी का एसईसी का केस चल रहा है और बहुत तरीके से दबाव अमेरिका के हैं। आपने अभी देख लिया किस तरीके से रिकी गिल को जो है अवार्ड दिया गया, किस तरीके से। एप्स्टीन फाइल तो नहीं बोलेंगे? नहीं, एप्स्टीन फाइल देखिए, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, एप्स्टीन या और इस तरीके की चीजें जो होती हैं ये ध्यान से भटकाने के लिए होती हैं। मैं एप्स्टीन फाइल को कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि जिसके ऊपर सबसे बड़ा दोष है वो तो प्रेसिडेंट बना बैठा है अमेरिका का, तो आपको क्या मिल जाएगा उसमें से? और अगर आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उसमें से फोटो निकाल के मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं तो संभव है, ये नहीं है कि उसको वो संभवता नहीं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब चाइना ने आपको कहा कि आप बीआरआई का हिस्सा बन जाइए, तब आपने कहा ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। अरुणाचल में क्या हुआ, डेप्सांग में क्या हुआ, डेप्चांग में क्या हुआ, लेह में क्या हुआ। अब सिक्किम सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, आपका चिकन नेक कॉरिडोर जो है वो खतरे में है। अभी मेजर जनरल कोशर ने खुद ही बता दिया कि हमारा बांग्लादेश से बॉर्डर पोरस है, वो आज से नहीं है, वो कई सौ सालों से है। ब्रिटिशर्स ने भी कोशिश की उसको फेंसिंग करने की, वहां हो ही नहीं सकती, तो वो वहीं का वहीं वैसे का वैसे खड़ा है, आवागमन है। अब आपको चाइना से एक क्लू लेना है, मैं वो क्लू देके अपने बात को यहीं समाप्त कर दूंगा जी। क्लू है कि आपने ताइवान और तिब्बत से लड़ाई नहीं की, आपने जंग नहीं जीती, आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से उन पर उनका दिल जीत लिया। जी जी। ताइवान कहता है कि हम पर आप आके अतिक्रमण कर रहा है चाइना, या हम पर वो आके वो जो है हम हमारे लड़कियों को उठा के लेके जा रहा है, या हमारे बिजनेसेस को बंद करा रहा है, या हम पे गोलाबारी कर रहा है। शी जिनपिंग ने डेवलपमेंट मॉडल को पूरे एरिया में विस्थापित करके साउथ एशियन कंट्रीज को यह दिखा दिया कि किस तरीके से आप डेवलपमेंट मॉडल से एजुकेशन हेल्थ को फंड भी कर सकते हैं और आपको किसी डीप स्टेट के आगे झुकने की जरूरत नहीं। यही क्लू इंडिया को लेकर डेवलपमेंट मॉडल पर ध्यान देना चाहिए था, विकसित मॉडल पर ध्यान देना चाहिए, विकसित भारत मॉडल पर ध्यान देना चाहिए था, अपनी जीडीपी पे ध्यान देना चाहिए था। जो जीडीपी 60 ट्रिलियन क्रॉस कर जानी चाहिए थी 2025 में, आज वो हम 3.5 कहते हैं, 2.25 पे खड़े हैं। अगर मैं कहता हूं 10% कंपाउंड ग्रोथ एवरी ईयर लें पिछले 12 साल में, ये
3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और ऐड हो जाती है। एक सवाल, तीनों पैनलिस्ट से एक सवाल में, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। आत्मजीत सर, शुरुआत आपसे। शेख हसीना के को लेकर सवाल बार बार भारत के सामने घूम फिर कर आ जाता है। कुछ जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं वो भी शेख हसीना के एक फौरी एग्जाइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, फिर मेजर जनरल और डॉक्टर प्रमोद पावा से भी लेना चाहती हूँ कि आप शेख हसीना को लेकर क्या कहना चाहेंगे। भारत में वो हैं और उनके प्रत्यर्पण पर भारत को क्या फैसला लेना चाहिए। आत्मजीत सर। देखिए, शेख हसीना तब तक काम की थी भारत के लिए जब तक वो वहां की प्रधानमंत्री थी। आपने गोडा का पावर प्लांट का प्रोजेक्ट उनको दिया, बिजली खरीदारी का आपने एक्सपोर्ट का यूनिट लगाया, बहुत अच्छा किया। नाउ टुडे शेख हसीना इज अ डेड डक एंड यू आर लिविंग विद दैट लायबिलिटी ऑन योर हेड। यू शुड गेट रिड ऑफ इट एंड मेक योर रिलेशंस विद द न्यू गवर्नमेंट एंड प्रोसीड फर्दर। आप पुराना बैगेज लेके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, बट उनको सीधे सीधे उनकी जिंदगी का सवाल है, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट दी गई है। मेजर जनरल, आपसे ये सवाल, भारत को क्या करना चाहिए। जी देखिए, आपको समझना पड़ेगा, मैंने ये अपने ओपनिंग रिमार्क्स में इसको मैंने बोला था, योर फॉरेन पॉलिसी हैज टू बी स्टेट सेंट्रिक एंड नॉट पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल सेंट्रिक। राइट। अब भारत ने एक्चुअली क्या किया शेख हसीना को लेके, they have ensured that relations with Bangladesh cannot be mended now. And जब तक अब वहाँ पे अवामी लीग तो आएगी नहीं। जी। और जो तरीके की फॉरेन इंटरवेंशन है बांग्लादेश में यूएसए के और चाइना और पाकिस्तान का, you had a foothold in Bangladesh. Biggest mistake India has done is they have lifted that foothold, and that foothold has been occupied now by Pakistan, China and others. तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न किसके होते हैं अगर बांग्लादेश में सिचुएशन खराब होती है? जी, इंडिया के। Pakistan is not having a boundary with Bangladesh. China is not having a boundary with Bangladesh. It is India which is having a boundary with Bangladesh. So the Indian stakes have to be very high here, and you cannot make a cardinal mistake by इसको शेख हसीना को अपने देश में बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए प्रमोद सर एक छोटी टिप्पणी आपकी भी। क्या मानवीय आधार पर शेख हसीना क्षेत्र में होता तो मैं शेख हसीना से बहुत इसको भी आपदा में अवसर लेता और शेख हसीना को लेकर उसको एक सेफ पैसेज दिलाता इंडिया, और बांग्लादेश के साथ नेगोशिएशन का एक हमारे पास बहुत अच्छा चांस होता, और शायद हम दोनों तरफ से लड्डू ले सकते थे और दोनों तरफ से हम विन विन पोजीशन में रह सकते थे। लेकिन एडमेंट होने से कभी डिप्लोमेसी नहीं चलती, वही हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो स्थिति है उस पर एक भी जो आधिकारिक टिप्पणी नहीं कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और अब स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध कि आप अपना बेशकीमती फीडबैक हम तक पहुँचाना ना भूलें। आप हमें ईमेल भेजें info@broadcasting.com या फिर neha@broadcasting.com पर भी ईमेल ज़रूर पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।